हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने मेंटेनेंस पर आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया है। अब दोस्तों देखो, इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको बहुत बुरी लगेंगी। लेकिन दोस्तों, अब सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी, झूठ तो नहीं बोल सकते। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको मेंटेनेंस मामला आपका, चाहे वो किसी भी सेक्शन में चल रहा है, 125 सीआरपीसी में चल रहा है, डीवी एक्ट में है, या सेक्शन 24 एचएमए में है, जहां भी आपकी पत्नी ने अपने और बच्चों के लिए मेंटेनेंस मांगा है, ऐसे मामले के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आपकी सारी ही क्वेरीज का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको एक्चुअल में पता चलने वाला है कि चीज़ें कैसे होंगी और आप पे कितना मेंटेनेंस लगेगा या नहीं लगेगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी जानकारियां आपको निरंतर मिल सके। अब दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो सैलरीड पर्सन होते हैं। उनको एक पर्टिकुलर सैलरी आ रही होती है। अब ऐसे में जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अगर मैं कुछ करके अपनी सैलरी को कम दिखा दूं तो मेरा मेंटेनेंस कम लग जाएगा, और मेरे ऊपर डिपेंडेंट भी है, और वो लोन भी बढ़ा लेते हैं, कई बार बहुत कुछ कर लेते हैं। इसमें देखो कई सारी गलतफहमियां हैं जो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आपके लोन की ईएमआई कट रही है, आज के समय पे करंट टाइम पे कोर्ट उसको कंसीडर नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है मीन्स, आपके मान लो 50,000 सैलरी है और उसमें से 10,000 आपके लोन की ईएमआई कटती है, तो कोर्ट आपकी सैलरी को 40,000 कंसीडर करके 40,000 रुपये मेंटेनेंस नहीं बांधेगा, 50 ही लेगा। क्योंकि कोर्ट का मानना यह है कि जो लोन की ईएमआई है वो लोन आपने अपनी किसी पर्सनल एसेट को बनाने के लिए लिया है, उससे आपकी सैलरी में डिडक्शन नहीं हो सकता। और इसके लिए कुछ जजमेंट भी ऐसे आए हुए हैं जिसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, और आज के समय लोअर कोर्ट्स इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। कई बार सैलरीड पर्सन ये करते हैं कि पापा को डिपेंडेंट दिखाया, मम्मी को डिपेंडेंट दिखाया, उनके मेडिकल खर्चे दिखाए, सब चीज़ें कंसिडर होती हैं। इन चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही एक परसेंटेज तय होता है जो कि आपको मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देना पड़ता है। इसके बाद आपके मन में ये भी आता है कि भाई मैं अपने माता पिता की तरफ से अपने ऊपर एक मेंटेनेंस का केस करवा लूँ, उसमें उनको मेंटेनेंस दूंगा तो वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट बहुत अच्छे से समझता है कि आपने अपनी मदर की तरफ से खुद के ऊपर मेंटेनेंस का केस क्यों कराया। कोई भी माता पिता जनरली इस तरह का केस नहीं करते, और जहां आपका मैट्रिमोनियल केस चल रहा है वहां आपने ऐसा कराया है, तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है आपकी इंटेंशन। तो मेरे हिसाब से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक नेगेटिव चीज ही कोर्ट के पास जाएगी आपके लिए, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कई लोग होते हैं कि मैं बेदखल करा लेता हूं खुद को तो इससे फर्क पड़ जाएगा, इससे भी मेंटेनेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब बात सीधी आई कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो जो भी आपकी सैलरी है उसका लगभग 20% आपकी वाइफ को मिलेगा। आपकी सैलरी 1 लाख है तो लगभग 18 से 20,000 रुपए के आसपास की अमाउंट आपकी वाइफ को एज ए मेंटेनेंस बन जाएगी। अब सारी चीजों को हटाने के बाद कह रहा हूं मैं कि कोर्ट ने आपके माता पिता को देख लिया एज ए डिपेंडेंट, उनके खर्चे देख लिए सारे, आपके खर्चे देख लिए सारे, सब कंसिडर करने के बाद लास्ट में कंक्लूजन कोर्ट का ये रहेगा लगभग। अगर आपका एक बच्चा है तो ये परसेंटेज बढ़ के आपकी 25 से 30% तक जा सकती है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो ये परसेंटेज आपकी बढ़ के 35 से 40% तक जा सकती है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कि यदि सामने वाले बंदे का अपना बिजनेस है या अपना कोई काम है, सब रोजगार करता है, इस केस में काफ़ी चीज़ें आपके हाथ में होती है। क्योंकि इस केस में आपकी जो इनकम है वो वाइफ प्रूफ नहीं कर पाती। लिख तो देगी कि इतना कमाता है लेकिन प्रूफ नहीं कर पाती। सेकेंडली, आपके पास ये प्रूफ करने के लिए कि आपकी इनकम कितनी है, आपको अपनी आईटीआर देनी होती है। यदि आप आईटीआर भरते ही नहीं हो फिर तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आईटीआर में फिल ही नहीं करता, तो और आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप आईटीआर भरते हो तो आईटीआर में जो आपने इनकम दिखा रखी है वही कंसिडर होगी, वाइफ के कहने से कुछ नहीं होगा। और आईटीआर भरना भी काफ़ी हद तक आपके हाथ में होता है। अब मान लेते हैं आईटीआर आपने भर रखी है 3 लाख रुपए की, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि महीने की जो आपकी इनकम है वो आप लगभग 25,000 रुपये दिखाते हैं। अब जो आपकी वाइफ के लिए मेंटेनेंस लगेगा वो इस 25,000 रुपये ही लगेगा। 25,000 का 20%, 25 दूनी 50, 5,000 रुपये मेंटेनेंस उनका बन गया। इस तरह से उस पर कैलकुलेशन हो जाएगी। यानी सीधी बात, यदि आप अपना बिजनेस करते हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपके लिए चीज़ें सैलरीड पर्सन से काफ़ी आसान है। अब दोस्तों बात करते हैं जहां आप जॉब में ही नहीं होते, जहां बेरोजगार हैं। अब ऐसे केस में कई बार जब आप अपना रिप्लाई फाइल करते हो तो आप बता देते हो कोर्ट को कि मैं बेरोजगार हूं। अब इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। मान लो पहले आप बहुत अच्छी जॉब में थे, वहां से आपको 2 लाख रुपए महीना मिलता था, अभी करंटली आप बेरोजगार हो। अगर आप वहां पे दिखाते हो कि पहले मैं इस फला जॉब में था, वहां से मुझे 2 लाख रुपए मिलते थे, अभी मैं बेरोजगार हूं, ऐसे एक मामला हमारे पास आया था जहां रिप्लाई इस तरह का फाइल हो गया था। तो कोर्ट ने उसकी पुरानी प्रोफाइल के बेस पे ही मेंटेनेंस लगा दिया। बोला ठीक है, अभी आपके पास जॉब नहीं है लेकिन आपकी कैपेसिटी तो इतनी है ही, दिख रहा है पिछले 5 साल से आप 2 लाख रुपए महीना सैलरी ले रहे थे, तो आगे भी आप इतना तो कमा ही सकते हो, बहुत ईजी है, फ्रीलांसिंग भी करोगे तब भी इतना मिल जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपके पास आज जॉब नहीं है तो आज की बात करो, पुरानी हिस्ट्री को मत लेकर के आओ। अगर आज जॉब नहीं तो सिंपल लिखो आज मैं बेरोजगार हूं।
हालांकि इसमें भी थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ये लिखते हो कि मैं आज बेरोजगार हूं, तो कोर्ट क्या करता है, फिर मिनिमम मेंटेनेंस बांध देता है। ऐसा नहीं है कि आप बेरोजगार हो तो मेंटेनेंस बंधेगा ही नहीं, एक मिनिमम मेंटेनेंस पकड़ लेता है। मेरा ही मामला था, उसमें सेम ऐसा ही था कि मैं लड़की की तरफ से था और हम लड़के की इनकम प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, ना वो ITR भरता था ना कुछ। तो हमने बोला जी हमारे पास तो कोई इनकम का प्रूफ नहीं है, हमें तो बस इतना पता है कि फील्ड में काम करता है, खेत है इनके, और वहां से इनको 1-2 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। कोर्ट ने कहा बिना उसके तो मान नहीं सकते ना, ठीक बात है, और प्रूफ हम ला नहीं सकते, तो अब आप कर दीजिए जो भी करना है आपको मिनिमम। तो कोर्ट ने उस केस में क्या किया, 10,000 रुपये मिनिमम बांध दिया। एक वाइफ थी, एक बच्चा था, 5-5 हज़ार रुपये दोनों के लिए बांध दिया। ये लगभग आजकल मिनिमम रेशो चल रहा है। तो अगर आप खुद को बेरोजगार दिखाते हैं तो इससे बेहतर यह है कि आपको खुद को बेरोजगार मत दिखाओ, बल्कि आप अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम दिखाओ। आप ये दिखा दो कि आप घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, उससे आपको 15,000 रुपये महीना आता है, जो जस्टिफाई भी है कि ठीक है आप ट्यूशन पढ़ाते होंगे, आपको इतना पैसा था, यानी आपने क्लोज कर दिया कि आपकी इनकम है। अब आपकी इनकम 15,000 ही मानी जाएगी। अब उस 15,000 पे 20%, 15 दूनी 30, 3,000 रुपये बना वाइफ का मेंटेनेंस। और अगर आप खुद को बेरोजगार दिखाते हो तो फिर एक एजम्पशन के बेस पे मेंटेनेंस कोर्ट लगाएगा, जो कई मामलों में ज्यादा भी हो जाता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो यदि आप सैलरीड हैं, यदि आपका खुद का काम है, और यदि आप बेरोजगार हैं, तो चीजों को आपको कैसे प्रेजेंट करना है और कितना मेंटेनेंस बनेगा, वो मैंने आज आपको बताया। अब आखिरी में इस वीडियो में जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि मेंटेनेंस बंधे ही ना, ऐसा क्या करें। ऐसे में दोस्तों आपको अपनी वाइफ का इनकम प्रूफ देना होगा कि वो नौकरी करती है, और आज के समय, ये नहीं कि पहले कभी करती थी, आज के समय नौकरी करती है, आज के समय का ये इनकम प्रूफ है। यदि आप ये देने में सक्षम हो तो आपका मेंटेनेंस रुक सकता है, और वो इनकम उसके आपके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ये भी शर्त है। ऐसा ना हो कि आपकी इनकम तो 1 लाख रुपए महीना, उसके 10,000 रुपये महीना, तो फिर कोर्ट मेंटेनेंस बांधेगा। बट आपकी 1 लाख रुपए महीना, उसकी 80,000 रुपये महीना, तो कोर्ट मेंटेनेंस नहीं बांधेगा, क्योंकि वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम है और लिविंग स्टैंडर्ड भी लगभग सेम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।